वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। ये आज अपन बात करेंगे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में एंड इन दिस विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे अपन इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को की रिप्रेजेंटेटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, खामियां हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कि जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में एक एमपी जो है वो क्लोज टू 25 लाख सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वहीं पर आप किसी भी अदर चाहे डेवलप या डेवलपिंग कंट्री को देखेंगे तो 5 से 6 लाख ऑन एन एवरेज रहता है। कुछ स्मॉलर कंट्रीज में तो ये फिगर और भी छोटा होता है, हाफ या उससे भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इवन जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनमें भी 5-6 लाख के अप्रॉक्स एवरेज है। मतलब कि एक इंडियन एमपी इतने एक्सट्रीम लोगों को केटर करता है, तो मुद्दा उठता है क्या वो उनके इश्यूज को सही तरीके से उठा पाएगा, और यदि पार्लियामेंट में नहीं उठा पाएगा तो क्या उनसे रिलेटेड पॉलिसी या लॉ मेकिंग है वो इफेक्टिव हो पाएगी। इस पर क्वेश्चन मार्क या प्रश्न उठता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सेकंड, यदि अपन देखेंगे, अब इसी पॉइंट पर कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडिया में यदि आप अर्बन लोकल बॉडीज देख लो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस देख लो, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी 1000 प्लस हैं जहां पर बहुत सारे वार्ड्स हैं। जितने वार्ड्स होंगे उतना क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन हमसे रहेगा। ऐसा ही पंचायती राज में भी है। तो ये बोला जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी के बीच की जो गैप है वो बहुत कम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड टायर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोला जा सकता है। लेकिन इसी बात पर आपको समझना होगा कि जो एमपीस होते हैं, जो एमएलएस होते हैं, केवल और केवल वो ही लॉ बनाते हैं, वो ही पॉलिसी रेगुलेशन में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। यदि हमें लॉ लेवल का चेंज लाना है, लॉ से जैसे बोला जाता है टॉप टू डाउन अप्रोच चेंज, तो इनका नंबर हमें बढ़ाने की जरूरत है, नंबर वन। सेकेंड इशू अपन देखते हैं तो कौन से स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो यदि आप ये मैप देखें, ये मैप लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स को दिखा रहा है, कितने हर स्टेट को मिले हुए हैं। द ब्लू वन मार्क्ड हियर, जैसे फॉर एग्जांपल अपन राज्यसभा के देखते हैं, यूपी के 31, बिहार 16, 19 फ्रॉम महाराष्ट्र, 16 फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड अगेन 18 फ्रॉम तमिलनाडु। मतलब कि ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये ग्रेट एक्सटेंट तक ये पांचों स्टेट्स क्लोज टू 100 सीट्स को कंट्रोल करते हैं टोटल राज्यसभा में से। वहीं आप छोटे स्टेट्स देखोगे, फॉर एग्जांपल गोवा देखो, केवल 1 सीट राज्यसभा में, लोकसभा में भी कम। इनफैक्ट यदि आप पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखोगे तो सारे के सारे स्टेट को 1 सीट मिली है, ठीक है। बस आसाम को कितनी मिली है, 7 सीट। तो 7 सीट्स प्लस 6 अदर सीट्स, 13 सीट्स राज्यसभा में, केवल और केवल 13 सीट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप समझ सकते हो इंटायर एक रीजन को कितना कम रिप्रेजेंटेशन मिला है, नॉट ओनली इन द राज्यसभा बट ऑल्सो इन द लोकसभा। तो क्या इनका रिप्रेजेंटेशन इतना कम होगा पार्लियामेंट में तो इनके इश्यूज को नेशनल लेवल पर या पार्लियामेंट पर रेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नो डाउट मनी पर वायलेंस जब हुआ, तब जब तक एक्सट्रीम वीडियोस सामने नहीं आ गए, तब तक किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर, किसी भी टॉप लेवल लीडर्स ने इस पर बयान भी नहीं दिया था, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में, हमारी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी में बिल्कुल ना के बराबर है कंपेयर टू ऑल दिस मेजर स्टेट्स। दिस इज वन। यदि आप इसी तौर पर यूएस को देखें तो यूएस फॉलोस इक्वल वेट, मतलब कि सारे के सारे स्टेट्स को यूएस के अपर हाउस में इक्वल वेट 2 सीट्स डेजिग्नेट की गई है, चाहे उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया की सबसे ज्यादा है, या लोवेस्ट हो अलास्का की, सबको 2 ही सीट मिलेगी। मतलब कि सारे स्टेट्स अपने एजेंडा को कम से कम अपर हाउस में तो डिक्लेयर और कर ही सकते हैं, उनके
इश्यूज को रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तौर पर यदि आप देखो 1971 में यहां पर क्या हुआ था, 1970s के दौर पर, 1976 में हुआ था प्रिसाइसली, एक फ्रीज कर दिया गया था कि अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगा। डिलिमिटेशन होता है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब हुआ क्या, 1971 और प्रेजेंटली 2011 लेटेस्ट सेंसस है, दोनों के बीच में यदि अपन कुछ स्टेट्स को देखें, फॉर एग्जांपल यहां राजस्थान है, इनकी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट केरल के बराबर थी, राइट। अब 2011 में राजस्थान और केरल दोनों की पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और कंपेयर्ड केरला की पॉपुलेशन कम बढ़ी। अब ये प्रॉब्लम इसलिए खड़े करता है, यदि अपन रीऑर्गेनाइज करते हैं, डिलिमिटेशन फिर से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो ज्यादा सीट्स किसको मिलेगी, राजस्थान को ज्यादा सीट मिल जाएगी पार्लियामेंट में, तो फिर यही जो मुद्दा है वापस से आ जाएगा। इनफैक्ट सारे के सारे नॉर्दर्न स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है, यूपी बिहार स्पेशली, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, और जो सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं जिन्होंने स्टेप्स लेकर अपनी पॉपुलेशन को कम किया, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सबके सब का रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट कम हो जाएगा। तो जिन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन को कम किया, उनके लिए डिसएडवांटेज हो रहा है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है यदि डिलिमिटेशन को ऑर्गेनाइज जब भी किया गया। ठीक है, अब इसी में यदि अपन बात करते हैं, एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, आप डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या होता है, वो होता है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो डेफिनेटली होगा क्या, यदि आप दो कंस्टिट्यूएंसी को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल यहां पे यूपी की कंस्टिट्यूएंसी को बोला जा रहा है, यूपी के हर एवरेज कंस्टिट्यूएंसी में एक एमपी जो रहता है वो 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लक्षद्वीप जैसी छोटे एरिया में ये केवल और केवल 55,000 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि लक्षद्वीप के ऑर्डिनरी वोटर की वैल्यू जो है ज्यादा है कंपेयर्ड टू 1 इन यूपी। मतलब कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज 1 पर्सन विच हैव 1 वोट विच वुड बी ऑफ इक्वल वैल्यू, ये हमारे सिस्टम में प्रेजेंटली वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन अलग अलग है। दिस इज वन मेजर इशू। इसी में नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं कि यदि अपन सीट्स को, पार्लियामेंट की सीट्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, अब नया पार्लियामेंट भी बन गया है, तो नए सीट्स तो बढ़ा ही जा सकती है, तो क्या होगा, जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं अपन ने बात करी है, उनको डिसएडवांटेज होगा, उनकी सीट्स बहुत कम ग्रो करेगी कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स जिनकी सीट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। अब इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या होता है कि कुछ एरिया को तो अपन ने देखा सदर्न को डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन सर्टेन पार्टीज, जो सदर्न पार्टीज हैं, साउथ इंडिया की पार्टी हैं, उनको नेशनल लेवल की गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर्म करने में परेशानी होगी, एंड कंपेयर टू देम कौन ज्यादा इजीली फॉर्म कर लेगा, नॉर्दर्न पार्टीज जो हैं, जो हिंदी बेल्ट की हैं, जो ज्यादा पॉपुलर स्टेट है, उनकी पार्टीज के पास ज्यादा सीट्स होंगी, ज्यादा वोट्स होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना स्टेक क्लेम कर सके। ये भी एक बायसनेस दिखा रहा है। नेक्स्ट, एक और इलेक्टोरल सिस्टम में खामियां है, वो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो है अर्बन लोकल बॉडीज में। यहां पर क्या है कि इनमें अपन ने एक बार पहले भी बात की, 3 F's जो होते हैं, फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, ये प्रॉपर इनके पास नहीं है। काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा डेलीगेट नहीं किया गया है, फंक्शन डेलीगेट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिस्ट है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट ने थर्ड लेवल को ट्रांसफर नहीं किए हैं, एंड अपना स्टाफ होना चाहिए जिससे वो काम कर सकते हैं, तीनों नहीं है। एक इशू ऐसा ही है कि मेयर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज में मेयर होता ही नहीं है, कहीं होता है तो उनका टेन्योर फिक्स नहीं है, कहीं डायरेक्टली इलेक्टेड है, कहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड है,
कहीं पर इनको बस एक सेरेमोनियल हेड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इनका जो पावर है उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इस वजह से अर्बन लोकल बॉडीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं। ये एक मेजर इशू है। अब इसी में एक प्रॉब्लम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। होता क्या है, सपोज ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इस कैंडिडेट को मान लो मिला 40% ऑफ द टोटल वोट्स, राइट। बी को मिला 30%, इसको मिला 20%, डी को मिला 10%। ठीक है, दिस इज द वोटिंग। तो ए को सबसे ज्यादा मिले, बट सीट किसे मिली, सीट वुड बी वॉन बाय ए, बीसीडी का कुछ भी क्लेम नहीं मिला। मतलब यह है कि ए ने जो सीट जीती, he did not even have the support of 50% of the population of his constituency, उसके बाद भी वो जीत गया, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जहां पर 50% मेजॉरिटी नहीं चाहिए जीतने के लिए, बट वो कंस्टिट्यूएंसी में सीट जीतने के लिए हमें मैक्सिमम होना चाहिए, जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे मैक्सिमम या उनसे ज्यादा होगा तो हम वो सीट जीत जाएंगे। अब इस सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, ये मैं 2020 के महाराष्ट्र इलेक्शन के कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाला हूं। तो टॉप नंबर पे बीजेपी थी, इन्हें 25% वोट मिला, और आप देखिए इन्हें सीट्स कितनी मिली, 36%। 25% वोट के करस्पॉन्डिंग दे आर विनिंग 36% सीट्स। ऐसे ही शिवसेना और एनसीपी को भी आप देखोगे तो इनके वोट शेयर से ज्यादा सीट्स ये जीत रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसी पार्टीज को देखोगे जिनके वोट शेयर कम है, ये दो पार्टीज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2.25% वोट जीतती है, बट सीट्स कितनी जीतती है, केवल और केवल 0.34%। मतलब कि दिस सिस्टम इज बायस्ड। ये कैसे बायस्ड है, ये उनके इट इज बायस्ड अगेंस्ट स्मॉलर पार्टीज इन द फेवर ऑफ लार्जर पार्टीज। तो क्या एक डेमोक्रेसी में छोटी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन का हक नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए ये हमारे सिस्टम में एक मेजर कमी है। हालांकि इसका जो अल्टरनेट है वो है प्रोपोर्शनल सिस्टम। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इसमें बहुत बार एक पार्टी जीतेगी नहीं तो कॉलिजन की संभावना हो जाती है। इसका ट्रेडिशनल सबसे क्लासिक एग्जांपल है इजराइल, जहां पर आप देखोगे प्रोपोर्शनल सिस्टम की वजह से हर बार सरकार बनती ही नहीं है, बनती है तो बार बार गिर जाती है, और कंटिन्यूसली जो है स्टेबल पॉलिटिक्स के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए इजराइल स्ट्रगल करता आया है। तो हालांकि इसका अल्टरनेटिव भी बहुत सही नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में इलेक्टोरल सिस्टम को समझें तो उसके तौर पर एक बड़ी डेफिशिएंसी है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इसी में अपन क्या कर सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले अपन ने देखा था नंबर्स कम है, 25 लाख लोग को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सॉल्यूशन, एमपीस को बढ़ा दो। ठीक है, एमपी ज्यादा होंगे, रिप्रेजेंटेशन होगा, एटलीस्ट डबल किया जा सकता है, यदि उससे ज्यादा नहीं 2 to 3 टाइम्स तो आसानी से किया जा सकता है। एक इशू सॉल्व होगा, लोगों के ज्यादा नजदीक आएगा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इश्यूज को ज्यादा अच्छे से टेक किया जा सकता है और हर एरिया के इश्यूज को सेंट्रल लेवल पर उठाया जा सकता है। सेकंड, सिंपल एक इशू ये भी किया जा सकता है कि राज्यसभा में हर स्टेट को बराबर सीट दिया जाए। राज्यसभा फेडरलिज्म का हाउस है, स्टेट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं राज्यसभा में। इससे क्या होगा, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के और स्टेट्स का से बढ़ेगा। वी कैन फॉलो द यूएस एग्जांपल। यदि अपन डीलिमिटेशन करते हैं, डीलिमिटेशन में अपन कंस्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो इट इज द टाइम अपन सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया के बेसिस में डीलिमिटेशन ना करें, बल्कि अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज में भी करें। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकली वो एरिया कितना रेलेवेंट है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट का एडवांटेज आएगा। इकोनॉमिकली वो इंडिया में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे कई पैरामीटर्स को एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए, उसके बाद इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स का, सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को डीलिमिटेशन में अकाउंट किया जाए और उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज को रीडिजाइन किया जाए। सिमिलरली एक आइडिया है स्टेट्स ज्यादा बनाए जाए, क्योंकि इंडिया में स्टेट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बिगर। फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया में
यदि आप देखोगे 39 मिलियन है, यूएस का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एवरेज स्टेट 5 मिलियन को करता है। वहीं इंडिया में यदि आप कुछ स्टेट देखोगे तो बहुत सारे स्टेट इससे बड़े हैं। नो डाउट आप देखोगे स्टेट्स की जो डिमांड है वो जगह जगह में थ्रू आउट द कंट्री बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यूपी को देखते हैं तो इधर पूर्वांचल की डिमांड है ईस्ट तरफ, हरित प्रदेश इन द वेस्ट, बुंदेलखंड इन द सदर्न एरिया और बाघेलखंड इन द ईस्टर्न सदर्न पोर्शन डिमांड है। सिमिलरली महाराष्ट्र में विदर्भ की डिमांड अलग है, तेलंगाना तो ग्रांटेड हो चुका है, यहाँ पर राजस्थान में मध्य प्रदेश की डिमांड है, ऊपर लद्दाख की डिमांड है, बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड है। एटलीस्ट बस आप यूपी को देखो तो यूपी को 4 स्टेट्स में यदि डिवाइड कर दिया जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है मोर स्टेट्स डिफाइन करने के लिए। बट एट द सेम टाइम जरूरी ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्टेट्स अपन कर रहे हैं एडॉक बेसिस में डिमांड उठी और स्टेट दे दिया। एक प्रॉपर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया जाए, क्राइटेरियाज को लिस्ट किया जाए और कितने एक नया स्टेट बनाया जाए तो उसमें कितने परसेंटेज फीजिबिलिटी रहेगी, उन क्राइटेरियाज के बेसिस में स्टेट को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है। और साथ ही साथ एक इशू अपन ने ऑलरेडी कर लिया कि अर्बन सेटलमेंट्स में जो मेयर की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जाए, 3Fs को डिवॉल्व किया जाए। दिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं, जो सिस्टमैटिक रिजिडिटीज हैं सिस्टम में उनको कैसे करते हैं। GS2 में ये डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। थैंक यू। I hope you liked it. That's all for now.